हर हर महादेव के जयकारों के साथ आज से डाक कावड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। भगवा रंग में रंगे श्रद्धालु पूरे जोश और जुनून के साथ निकले। भोलेनाथ की भक्ति में डूबे हुए कांवड़ पथ पर सुरक्षा के मद्देनजर योगी फोर्स भी पूरी तरह से मुस्तैद है। यूपी पुलिस ने इस बार कांवड़ियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक खास प्लान तैयार किया है। डाक कांवड़ियों के लिए अलग से एक स्पेशल कॉरिडोर बनाया गया है ताकि उन्हें किसी भी तरह की रुकावट या परेशानी ना हो। डाक कांवड़ के इस सफर में श्रद्धा भी है, आस्था भी और प्रशासन की सख्त निगरानी भी। हरिद्वार से डाक कांवड़ियों का रेला निकलना शुरू हो चुका है। ये कोई साधारण कांवड़ यात्रा नहीं, बल्कि शिव भक्तों की वो रिले रेस है जो गंगा जल लेकर बिना रुके सीधा भगवान शिव के चरणों तक पहुंचती है। इन डाक कांवड़ियों की रफ्तार जितनी तेज होती है, उतनी ही तेज नजरें इस वक्त कांवड़ रूट पर योगी फोर्स की तैनाती है। और वजह भी साफ है, हरिद्वार से शुरू होकर ये कांवड़ रूट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे संवेदनशील जिलों में से मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर और बागपत से होकर गुजरता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पुलिस मशीनरी इस वक्त एक एक मोड़ पर, एक एक चौराहे पर ऑपरेशन डाक कांवड़ चला रही है। सभी टीमों को एक्टिव कर दिया गया है। योगी फोर्स ने कांवड़ मार्ग पर खासकर डाक कांवड़ियों के लिए सुरक्षा के खास इंतजाम किए हैं। 125 किलोमीटर लंबे मार्ग पर रेत के कट्टों से डिवाइडर बनाए गए हैं। हर 250 मीटर पर डिवाइडर से ट्रैफिक को अलग किया गया है और हर 500 मीटर पर साइन बोर्ड लगाए गए हैं। 350 से ज्यादा फ्लैक्स बोर्ड भी लगाए गए हैं। वन वे ट्रैफिक की व्यवस्था लागू की गई है। डाक कांवड़ियों के लिए खास कॉरिडोर बनाया गया है। पुलिस लगातार निगरानी कर रही है ताकि यात्रा सुरक्षित हो। केवल कांवड़ मार्ग के लिए बनाया गया, उसके बाद ये आप मतलब देखेंगे कि कुछ दिनों बाद फिर अपने हिसाब से हटेगा यहाँ से, लेकिन अभी उनके लिए ही बनाया गया है विशेष तौर पे। तो विशेष तौर पर कांवड़ियों के लिए ये लेन बनाया गया और आप तस्वीरें देखिए, ये पूरा लेन लगभग 5 से 6 किलोमीटर का ये स्ट्रेच होता है जो शहर से निकलकर ग्रामीण इलाकों में, मैंने पहले जैसा बताया कि मुजफ्फरनगर और शामली के रूट में ये बनाया गया। इस पूरे लेन में जो लेफ्ट हैंड साइड का लेन है, इस पर सिर्फ कांवड़िया चलेंगे, राइट हैंड में गाड़ी चलेंगे और इस लेन में आप देखिए एक भी गाड़ी यहाँ पर नहीं चल रही। हर गली हर चौराहे पर जवान तैनात है, क्योंकि प्रशासन जानता है कि डाक कांवड़ की रफ्तार के साथ किसी भी छोटी चिंगारी से बड़ा बवाल हो सकता है। इसीलिए इस बार योगी सरकार ने सख्ती से पूरा प्लान तैयार किया है। मुजफ्फरनगर से जी मीडिया के लिए राजू राज की रिपोर्ट। और हरिद्वार में डाक कांवड़ियों का हुजूम दिखना शुरू हो चुका है, लेकिन ये तस्वीरें बहुत ही खास हैं। ये शिव भक्त हरिद्वार से गंगा जल लेकर बिना रुके सीधा भगवान शिव के चरणों तक पहुंचते हैं। लिहाजा योगी फोर्स की तैयारी भी खास है। किस तरह से योगी की पुलिस कांवड़ रूट में तैनात है, देखिए इस रिपोर्ट में। योगी फोर्स को आपने अपराधियों को जहन्नुम भेजते देखा होगा, गुंडों बदमाशों को व्हील चेयर पर परेड कराते देखा होगा। आज हम आपको कांवड़ रूट पर यूपी पुलिस का मानवता भरा चेहरा दिखाते हैं। कहीं कांवड़ रूट पर बने कांवड़ शिविरों में थके कांवड़ियों की सेवा हो रही है, तो कहीं पुलिस चेकपोस्ट पर फूल बरसा रही है और कहीं इन्हें जूस पिलाया जा रहा है। कांवड़ियों को शिविर में बने लंगर पर खाना खिलाया जा रहा है। योगी फोर्स की ओर से शिव भक्तों की सेवा जारी है। जो कांवड़िए आ रहे हैं, जिनको तकलीफ है, परेशानी है, उनको बाकायदा सेवा किया जा रहा है। उनको केले, जूस दिया जाता है और जिनके पाँव में दर्द है उन्हें दवाइयाँ भी लगाई जा रही है। यानी योगी की पुलिस कांवड़ियों की हर मुमकिन मदद कर रही है, कहीं किसी को कोई तकलीफ ना हो। हम लोग की कोशिश है कि जो हमारे जितने भी भोले और भोली आ रहे हैं, उनके भक्ति भाव में हम लोग भी सम्मिलित हो पाएं और सेवा भाव करें। ये लोग थक के भी आए हैं और हम लोग यहाँ पे उन्हें चिकित्सा सुविधा और खाने की सारी सुविधा कर रखी। यूपी पुलिस की सेवा वाली तस्वीरें आपने देख ली, अब अनुशासन वाला चैप्टर देखिए। डाक कांवड़ शुरू होते ही पुलिस ने बिना साइलेंसर वाली बाइकों के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है।
मुजफ्फरनगर में पड़ने वाले कांवड़ रूट पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। जगह जगह चेक पोस्ट बनाए गए हैं और जिस भी बाइक में साइलेंसर नहीं है उसकी धरपकड़ की जा रही है। पुलिस की मुहिम प्रेशर हॉर्न वाले बाइकर्स के खिलाफ भी है। जिन बाइक से साइलेंसर निकाला गया उसे लेकर लगातार चेकिंग अभियान यहाँ पर मुजफ्फरनगर में चल रहा है और तस्वीरें देखिए, पुलिस की टीम यहाँ मौजूद है। यहाँ पर कांवड़ यात्रा में अनुशासन के लिए यूपी पुलिस की पहल नई नहीं है। 2 दिन पहले की तस्वीरें देखी। यूपी पुलिस ने कांवड़ियों को अनुशासन की शपथ दिलाई। इनसे वचन लिया गया कि यात्रा के दौरान ये सभी का सहयोग करेंगे। लेकिन अब सिर्फ शपथ से काम नहीं चलने वाला। जैसी परिस्थिति वैसी भूमिका। यूपी पुलिस समझदार है क्योंकि योगी इनके साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हरिद्वार से डाक कावड़ उठाने के लिए यूपी और उत्तराखंड ही नहीं बल्कि राजस्थान और हरियाणा से भी शिव भक्त आते हैं, जो 24 घंटे के अंदर आस्था की रिले रेस करते हैं और बिना रुके बिना थके अपने गांव शहर के शिवालय में गंगा जल चढ़ाते हैं। ऐसे ही कांवड़ियों के जत्थे के साथ जी मीडिया की टीम ने भी सफर किया, जो गंगा जल लेने हरिद्वार जा रहे थे। ये रिपोर्ट भी देखिए। हाथों में गंगाजल लेकर दौड़ लगाते ये कोई आम शिव भक्त नहीं, ये है डाक कावड़िए। हरिद्वार से गंगाजल भरने के बाद 24 घंटों के अंदर शिवालय में जल चढ़ा देते हैं। यूपी, राजस्थान और हरियाणा से अलग अलग इस तरह से हजारों शिव भक्त ट्रकों में बैठकर हरिद्वार पहुंचते हैं, जहां से इनकी सुपरफास्ट आस्था की दौड़ शुरू होती है। हरिद्वार के हर की पैड़ी पर स्नान और पूजा के बाद कावड़ियों की टीम गंगाजल भरती है। विशेष पूजा के बाद डाक कावड़ शुरू हो जाती है, जिसका एक ही नियम है, बिना रुके बिना थमे दौड़ते हुए गंगाजल गांव के शिवालय तक पहुंचाना। कावड़ पथ पर एक ऐसे ही डाक कावड़ जत्थे के साथ जी मीडिया की टीम ने मेरठ से लेकर मुजफ्फरनगर तक का सफर तय किया, जो राजस्थान के निमराना से गंगाजल भरने के लिए हरिद्वार जा रहे हैं और 13 घंटे में हरिद्वार से निमराना डाक कावड़ लेकर पहुंचना ही इनका लक्ष्य है। जत्थे में 25 से 30 लोग हैं जो डाक कावड़ लेके चलेंगे और ये इनकी रवानगी हो चुकी है। ये राजस्थान के निमराना से आ रहे हैं और मुजफ्फरनगर मेरठ हाईवे पे हैं और ये तस्वीरें देखिए, इस ट्रक के अंदर मैं हूं और इस ट्रक के अंदर ये तमाम जत्थेदार हैं जो डाक कावड़ लेकर जाएंगे और ये हरिद्वार जा रहे हैं और हरिद्वार से डाक कावड़ लेके निकलेंगे। हर ट्रक में दर्जनों कावड़िए होते हैं। दौड़ का नियम बड़ा दिलचस्प है। हर 100 से 200 मीटर पर एक कावड़िया दौड़ता है और फिर गंगा जल दूसरे कावड़िए को सौंप देता है। बाकी टीम ट्रक में आराम करती है और अगला नंबर आने पर दौड़ लगाते हैं, ठीक वैसे ही जैसा रिले रेस में होता है। पलवल से हरिद्वार गंगाजल भरने जा रहा ये डाक कावड़ का जत्था 25 लोगों का है, जो डाक कावड़ के दौरान 22 घंटे में 272 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। हर 500 मीटर की दूरी पर डाक कावड़िए बदले जाएंगे। 25 लोगों की ये टीम है जो हरिद्वार जा रही है और इसी के अंदर जल ले जाया जाता है और हर कांवड़िया जल एक दूसरे को इसी बोतल के जरिए, बड़ा सा बोतल है, इसी में जल उठाया जाता है और उसके बाद डाक कावड़ के जरिए इसी बोतल को चढ़ाया जाता है। लगभग 275 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं ये डाक कावड़िए। डाक कावड़ ये सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं, ये है भोले के भक्तों की निष्ठा, ऊर्जा और समर्पण की जीती जागती एक मिसाल। सावन में शिव भक्ति की रफ्तार वाकई बहुत अनोखी है। मुजफ्फरनगर से जी मीडिया के लिए राजू राज की रिपोर्ट। और कांवड़ यात्रा में इस बार यूपी पुलिस की एक नई और अनोखी तस्वीर दिखाई दे रही है। योगी फोर्स भगवा कपड़ों में कांवड़ियों की सुरक्षा में तैनात है। ऐसे अलर्ट भी आया है कि जो कावड़ कैंप है उसमें असामाजिक तत्व घुस जाते हैं, चोरी कर लेते हैं या फिर ऐसे लोग जो कावड़ियों को परेशान न करें। क्या ये जिम्मेदारी होती है देखने की? बिल्कुल जिम्मेदारी है। हाँ, बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है। सभी 24 घंटे सभी लोग वहाँ पर, हम सभी लोग वहीं पे हैं। लगभग हर कैंप पे हमारे साथी पुलिस बल है, हम लोग हैं। टोटल जिम्मेदारी सब भोलों की सेवा में ही है सभी लोग। ऐसे होगा नहीं, वैसे अच्छा प्रयास ये करेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। असामाजिक तत्वों पर पूरी नजर होती है? बिल्कुल। अच्छा, कुछ ऐसे लोग शामिल हो सकते हैं कावड़ में जो असामाजिक तत्व हो सकते हैं। हमारे हर कैंप पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उनकी देखरेख के लिए हम कावड़ वेशभूषा में हर कैंप में 2-2, 3-3 हम लगे हुए हैं, उन्हें वॉच करते रहते हैं। लोकल के हैं तो हमें लोकल थाने से संबंधित है तो हम पता लग जाता है कि कौन असामाजिक तत्व है।
तो ये सारे जो आप भोले देख रहे हैं ये दरअसल पुलिस वाले हैं। सबसे बड़ी बात है कि भोले के बेस में कोई दूसरा लोग असामाजिक तत्व कावड़ कैंप में ना घुस जाए, इसलिए ये जिम्मेदारी है इनकी। और इसलिए भोले के बेस में ये कावड़ कैंपों में रहते हैं और ये कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा असामाजिक तत्व उस कैंप में घुसकर कोई गड़बड़ी ना करे, कोई चोरी ना करे। इसलिए इस कावड़ियों को वहाँ पर रखा गया है। जो पुलिस वाले हैं जो कावड़ियों के बेस में तमाम कैंपों में कावड़ियों की सुरक्षा के लिए लगाया गया है। राजू राज, जी मीडिया, मुजफ्फरनगर। और कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी तरह के टकराव से बचने की पूरी तैयारी है। पुलिस बल तैनात है ताकि कोई भी हालात बिगाड़ने की कोशिश ना कर सके। योगी फोर्स हर वो कदम उठा रही है जिससे माहौल खराब ना हो। पहले मुजफ्फरनगर में मस्जिद को ढका गया और अब मेरठ में मजार को ढका गया है। मेरठ के रुड़की रोड पर टेंट लगाकर मजार को अस्थायी रूप से ढका गया है। कांवड़ यात्रा में किसी भी तरह की अशांति ना हो, माहौल ना बिगड़े, इसी मिशन पर योगी फोर्स अलर्ट मोड पर है। पहले मुजफ्फरनगर में एक मस्जिद को पर्दे से ढका गया ताकि जुमे के दिन कांवड़ पथ पर कोई विघ्न ना आए, और अब मेरठ के एक मजार को टेंट से ढक दिया गया। मेरठ में रुड़की रोड पर एक मजार है और इसी रास्ते से कांवड़ यात्रा निकल रही है। लिहाजा सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने इस मजार को टेंट से ढक दिया है। साथ ही मजार के पास पुलिस को भी तैनात कर दिया गया है ताकि कोई विवाद ना हो। मजार को पूरी तरह से यहाँ पर ढक दिया गया है। कावड़ मार्ग पर ये पूरी मजार जो है वो यहाँ पर पड़ती है। सैयद अली की ये मजार बताई जाती है। मेरठ की प्रसिद्ध मजारों में ये शुमार है, क्योंकि ये जो मजार है ये कावड़ मात्रा पकड़ती है, क्योंकि कावड़ियां जो है वो यहाँ से गुजरना शुरू हो गई है। कावड़ियों का फुटफॉल जो है वो अब मेरठ की तरफ बढ़ चुका है। इसी को लेकर जो मजार है, इस मजार को पूरी तरह में देखिए टेंट से ढक दिया गया है। पूरे मजार की जो बाउंड्री है ये देखिए टेंट बताया यहाँ पर लगा दिया गया है। इससे पहले भी ऐसा कदम कई बार उठाया जा चुका है ताकि कावड़ियों और स्थानीय लोगों के बीच कोई गलतफहमी या टकराव ना हो। मुजफ्फरनगर में भी कुछ मस्जिदों और मजारों को कपड़ों से ढकने की खबरें सामने आई। प्रशासन का कहना है कि ये सब कुछ सिर्फ सुरक्षा के लिए किया गया है। हर साल कांवड़ यात्रा के दौरान लाखों लोग इस रास्ते से गुजरते हैं। ऐसे में किसी भी तनाव से बचने के लिए ये एहतियात जरूरी है। पुलिस अलर्ट है और इसी तरीके से इस पूरे इलाके में अगर आप दूर तक अगर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको कावड़ यहाँ पर आपको नजर आ जाएगी और एक से एक जो भोले हैं वो यहाँ से जो है कावड़ लेकर के निकल रहे हैं। और इसी रूट पर पुलिस का जो पुख्ता इंतजाम जो है वो यहाँ पर किया गया है। और इसी के साथ यहाँ पर जो मस्जिद के आसपास का जितना भी एरिया है, यहाँ पर जो एंट्रेंस है वहाँ पर भी पर्दा लगाया गया है। कांवड़ यात्रा आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व अक्सर इसे भड़काने का जरिया बनाकर शांति भंग करने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से इस बार पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क और मुस्तैद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मौलाना साजिद रशीदी ने कांवड़ यात्रा और भोलेनाथ के भक्तों को भगवा आतंकी कहने की हिमाकत की, लेकिन जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस जहरीली सोच पर सीधा हमला बोला तो दूसरे मौलाना संविधान की दुहाई देने लगे। मैं तो इनको भगवा आतंकवादी कह सकता हूँ, मैं तो इनको भगवा आतंकवादी कह सकता हूँ, मैं तो इनको भगवा आतंकवादी कह सकता हूँ। ये बात उनकी जुबान से शोभा नहीं देती। ये भाषा उनको नहीं बोलना चाहिए। कांवड़ यात्रा जैसी पवित्र परंपरा, जहां लाखों शिव भक्त गंगा जल लेकर हरिद्वार से अपने आराध्य महादेव के मंदिर तक पैदल यात्रा करते हैं, उस सनातनी यात्रा पर एक मौलाना ने जहर उगला। मुहर्रम आता है तो आप कहते हैं ताजिए की हाइट कम कर दो। कावड़ी आते हैं तो आप द्वार लगाते हैं और आप पुष्प वर्षा की तैयारी करते हैं। आपने वो वीडियो नहीं देखी जो रास्ते में जिस तरह से कावड़िए उपवाद मचाते हैं? हिंदुओं के होटल भी नहीं छोड़े। ये कावड़िए हैं, ये कावड़िए नहीं है। कांवड़ियों को भगवा आतंकी कहा, धर्म का चोला पहनकर हुड़दंग करने वाला बताया, पुष्प वर्षा से चिढ़कर उस पर सवाल उठाए। और जब सनातन के खिलाफ साजिशों पर प्रहार करते हुए सीएम योगी ने कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो मौलाना तिल मिला गए। पहले योगी का वो बयान सुनिए जिसमें उन्होंने कट्टरपंथियों पर तीखा अटैक किया था, फिर आपको मौलाना की बौखलाहट दिखाएंगे। जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया तो पुलिस ने कहा क्या करें, मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको।
क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। जब योगी आदित्यनाथ ने मौलाना साजिद रशीदी की जहरीली सोच पर पलटवार किया तो मौलाना बरेलवी बौखला उठे। कहने लगे एक सीएम को ऐसे शब्द शोभा नहीं देते। मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये बात उनकी जुबान से शोभा नहीं देती है। ये भाषा उनको नहीं बोलना चाहिए। अरे मौलाना साहब, आपने भगवा आतंकी शब्द पर कुछ नहीं बोला, यानी ये आपको ठीक लगा, लेकिन जब हिंदू आस्था को टारगेट करने वालों को सीएम योगी ने जवाब दिया तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात करते हैं योगी के बुलडोजर मॉडल की, जो अवैध अतिक्रमण से निजात दिलाने के लिए हर सूबे हर शहर में हिट है। यूपी से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक अवैध कब्जे को पीले पंजे से हटाया जा रहा है। योगी फोर्स हो या फिर मोहन फोर्स या फिर देवा भाऊ की सेना, सभी का बुलडोजर फुल एक्शन में है। यूपी से एमपी तक बुलडोजर की दस्तक। अवैध जमीन पर कब्जा, एक्शन में पीला पंजा। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर की दहाड़ जारी है। प्रशासन का पीला पंजा फुल एक्शन में नजर आ रहा है। चाहे निजी मकान हो या फिर मस्जिद, सरकारी जमीन पर जिसने भी कब्जा किया वो जमींदोज हो गया। संभल में अवैध कब्जा कर बनाई गई मस्जिद और मजार पर कार्रवाई लगातार चल रही है। आज यहां की फूल वाली मस्जिद सड़क के रास्ते में आ गई, जिस पर हथौड़ा चल गया। दरअसल सड़क चौड़ीकरण में जुटे संभल प्रशासन को नपाई के दौरान पता चला कि मस्जिद का 6 फीट हिस्सा सड़क पर बनाया गया है, जिसके बाद मस्जिद कमेटी को नोटिस जारी किया गया और फिर बुलडोजर के डर से मस्जिद कमेटी के सदस्यों ने खुद ही हथौड़े से अवैध हिस्से को गिरा दिया। एक आगे बोले कोई रोड टोड़ा हो रहा है, चौड़ीकरण का चल रहा है, तो ये जगह दे दें आप इतनी, तो अपनी सहमति से जगह दे रहे हैं। अपनी सहमति से दे रहा है? अपनी सहमति से दे रहा है। उस वक्त में जब मस्जिद का नक्शा है निकलवाया, ये तो 16 फीट पे इसका नक्शा पास है, रोड उस वक्त में 16 फीट का था। अब ये 45 फीट मांग रहे हैं बीच में से, जिसमें 16 मतलब 8 फीट जगह जा रही है इधर से। वहीं कुशीनगर में तालाब की जमीन पर स्कूल प्रबंधन के अतिक्रमण का मामला सामने आया तो प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची, मगर स्कूल प्रबंधन अतिक्रमण हटाने गई टीम से ही भिड़ गई। हैरानी की बात यह है कि स्कूली छात्रों को भी इस लड़ाई में उतार दिया गया और छात्रों को बुलडोजर के आगे खड़ा कर दिया गया। मैनपुरी में अवैध अतिक्रमण को गिराने गए बुलडोजर के आगे एक महिला लेट गई, जिससे हंगामा मच गया। दरअसल मैनपुरी के मलुपुर में गांव की जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण किया जा रहा था। जब इसकी शिकायत प्रशासन को मिली तो बुलडोजर से दीवारें गिरा दी गई, मगर घर की महिला ने हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया। जबरदस्ती एसडीएम और तहसीलदार और नेकपाल 3 लोग आए, उन्होंने जबरदस्ती मेरे नींव फंसा दी है। अब मुझे न्याय चाहिए। हालांकि प्रशासन के द्वारा सरकारी काम में बाधा डालने की चेतावनी देने पर घर वालों ने महिला को हटाया। एमपी के शहडोल में भी मोहन सरकार अतिक्रमण के खिलाफ जबरदस्त एक्शन में नजर आ रही है। यहां करीब 1 एकड़ जमीन पर कब्जा कर दुकानें बनाई जा रही थी, जिसे बुलडोजर से गिरा दिया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, मगर पीला पंजा नहीं रुका, क्योंकि यूपी हो या एमपी, बीजेपी का साफ संदेश है कि अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और भाषा विवाद को लेकर महाराष्ट्र में सड़क से लेकर सियासत तक में उबाल है। मनसे के गुंडे सड़क पर उत्पात मचा रहे हैं और राज ठाकरे मंच से उन गुंडों को भड़का रहे हैं। वहीं उद्धव मौन समर्थन देकर हिंसा को जायज ठहरा रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र में पटक पटक कर मारेंगे बनाम डुबो डुबो कर मारेंगे की जंग तेज हो गई है। जब कभी भी ये बाहर जाएंगे तो वहां की पब्लिक जो है, जिस किसी भी राज्य में जाएंगे, पटक पटक के मारेंगे। तुम मुंबई में आ जाओ, मुंबई के समुंदर में डुबे डुबे कर मारेंगे। महाराष्ट्र में हिंदी वर्सेस मराठी की लड़ाई अब चरम पर आ गई है और हिंदी मराठी भाषा विवाद से
महाराष्ट्र का सियासी पारा परवान पर चढ़ गया है। एक तरफ जहां महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता हिंदू भाषी गैर मराठियों के साथ गुंडागर्दी कर रहे हैं और इस बीच मनसे के मुखिया अपने बयानों से आग में घी डाल रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को खुलेआम गुंडागर्दी करने का आदेश दे रहे हैं। महाराष्ट्रामध्ये राहताय, शांतपणे राहा, मराठी शिका, आमचं काही वावडं नाहीये, तुमच्याशी काही भांडण नाहीये, पण मस्ती करणार असाल इथे तर महाराष्ट्राचा दणका बसणार म्हणजे बसणार, एवढं लक्षात ठेवा। ठाकरे ब्रदर्स के मराठी पॉलिटिक्स पर महाराष्ट्र सरकार आक्रामक हो गई है। राज्य के मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता नितेश राणे ने ठाकरे ब्रदर्स को अल्टीमेटम देते हुए कटेंगे तो बटेंगे का ब्रांड एम्बेसडर बता दिया। हिंदू समाज ने हमको चुन के इधर बिठाया, इधर आज मैं आमदार मंत्री है ना, वो हिंदुओं के वजह से हूँ। तो कोई हिंदू के तरफ अगर तेरी नजर से देखता होगा ना तो हम नहीं छोड़ेंगे। और मैं तो आगे जाके इतना भी कहूंगा, जो मुंबई में रहने वाले, महाराष्ट्र में रहने वाले जो मराठी लोग हैं, उनको भी ये पसंद नहीं है कि हिंदुओं को बांटा जा रहा है। कटेंगे तो बटेंगे के ब्रांड एम्बेसडर है क्या ये ठाकरे बंधु दोनों? बहरहाल एक बात तो तय है कि महाराष्ट्र में अपनी सियासी जमीन मजबूत करने के लिए ठाकरे बंधुओं ने एक बार फिर हिंदी के खिलाफ मराठी चैलेंज दे दिया है और अपने गुंडे कार्यकर्ताओं को राज्य में उत्पात मचाने के लिए छोड़ दिया, जो आए दिन गैर मराठियों पर अत्याचार करते नजर आ रहे हैं। अब देखना है कि फडणवीस सरकार ठाकरे ब्रदर्स के मराठी एजेंडे का कैसे एनकाउंटर करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात करते हैं बिहार के चंदन मिश्रा हत्याकांड की, जिसमें शामिल 5 आरोपियों को आज बिहार पुलिस ने बंगाल बॉर्डर के पास से गिरफ्तार किया। इस बीच बड़ा खुलासा यह हुआ है कि चंदन की हत्या के लिए बंगाल के पुरुलिया जेल में बंद गैंगस्टर शेरू सिंह ने तौसीफ को सुपारी दी थी, जिसकी भनक चंदन को लग चुकी थी और उसने वीडियो कॉल पर शेरू से बहस भी की थी। बंगाल की जेल से कैसे हुआ मौत का खेल, देखिए इस रिपोर्ट में। चंदन हत्याकांड का बंगाल कनेक्शन, दीदी की जेल से मौत का खेल। पटना के पारस हॉस्पिटल में एडमिट गैंगस्टर चंदन मिश्रा की सनसनीखेज हत्या के बाद हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि चंदन को अपनी हत्या की साजिश की भनक 4 दिन पहले ही लग गई थी। चंदन मिश्रा को पता लग चुका था कि पुराने दोस्त से दुश्मन बने शेरू ने जेल से ही उसके नाम की सुपारी दे दी है। और तौसीफ बादशाह के गुर्गे उसकी रेकी कर रहे हैं। तभी तो चंदन मिश्रा ने अस्पताल से ही जेल में बंद शेरू सिंह को मोबाइल पर वीडियो कॉल लगाया। हत्या से 4 दिन पहले चंदन और शेरू में बातचीत हुई। वीडियो कॉल पर दोनों के बीच बहस भी हुई। चंदन से शेरू ने पूछा, मेरी रेकी क्यों करा रहे हो? हैरानी इस बात की है कि चंदन मिश्रा ने मर्डर की साजिश का अंदाजा होने के बावजूद अपनी सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया। तभी तो तौसीफ और उसके साथियों ने आईसीयू में घुसकर उसकी हत्या कर दी। हैरानी इस बात की भी है कि पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जेल में बंद शेरू सिंह ने वीडियो कॉल पर बात की और जेल प्रशासन को कानों कान खबर तक नहीं हुई। इस बीच पटना के पारस अस्पताल हत्याकांड के 5 आरोपियों को बिहार बंगाल बॉर्डर से हिरासत में लिया गया है। बिहार की एसआईटी ने पश्चिम बंगाल में छापेमारी के बाद 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि पकड़े गए सभी 5 आरोपी शेरू गैंग से जुड़े थे। इन सभी पर शूटर्स की मदद करने का आरोप है। 5 आरोपियों को पटना लाने की तैयारी है। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि चंदन मिश्रा के मर्डर में 10 लोग शामिल थे और इसकी साजिश बंगाल की जेल में बंद शेरू सिंह ने रची थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शेरू ने तौसीफ को सुपारी दी। तौसीफ ने अपना गैंग तैयार किया। 6 शूटर लेकर पारस अस्पताल पहुंचा। एक गुर्गा अस्पताल के बाहर खड़ा रहा। तौसीफ के साथ 4 शूटर अस्पताल में गए। आईसीयू वार्ड में घुसकर चंदन की हत्या की। फिर सभी 6 हमलावर 2 बाइक पर सवार होकर फरार हो गए और अपने सुरक्षित ठिकानों पर पहुंच गए। पटना से प्रशांत झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पटना से फरार होकर सभी हमलावर पश्चिम बंगाल रवाना हो गए थे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जो शूटर पकड़े गए हैं वो बंगाल क्यों जा रहे थे? बड़ा सवाल यही कि वो बंगाल क्यों जा रहे थे। क्या बंगाल से बांग्लादेश भागने का उनका प्लान था? उन्हें बंगाल तक जाने में किसने मदद पहुंचाई? क्या बंगाल में शेरू सिंह का दबदबा है? और क्या शेरू ने ही शूटर्स को बंगाल बुलाया था ताकि उन्हें अपनी पावर और रिसोर्स का इस्तेमाल करके सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचा दिया जाए या फिर बांग्लादेश भिजवा दिया जाए?
ये वो सवाल हैं जिनका जवाब पुरुलिया जेल में बंद शेरू सिंह से पूछताछ के बाद ही मिल सकेगा। इस बीच बिहार में विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए बिहार में बढ़ते अपराध पर सीधे सवाल उठाए। तेजस्वी यादव ने लिखा है, बीजेपी ने बिहार को तालिबान बना दिया है। गया में डॉक्टर को गोली मार दी गई। पटना में 2 गुटों में खुली गोलीबारी हुई। पटना में महिला को गोली मारी गई। रोहतास में व्यवसायी की हत्या कर दी गई। मोदी नीतीश भाजपाई सरकार बेबस है। डीके टैक्स संरक्षित गुंडे अपराधी बेधड़क हैं, यह उन्होंने पोस्ट किया है। वहीं तेजस्वी के आरोपों पर जेडीयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने पलटवार किया और विपक्ष को लालू यादव के शासनकाल की याद दिलाई। हमने उस राज को भी देखा है, उस राज को देखा है जब स्कॉर्पियो नया गाड़ी चला था। वो स्कॉर्पियो में क्या करते थे, बाएं का शीशा उतार के और दाहिने का शीशा उतार के 2 राइफल का नाल बाएं और 2 राइफल का नाल दाहिने और आगे गाड़ी पर बैठ के एक बड़का डंडा लेके आदमी और ऊपर में छत पर स्कॉर्पियो के लालटेन का फोटो लगा के पूरा रोड पर डंडा भांज के घूमने का काम करते थे। राजस्थान में सैलाबी सितम बरस रहा है। बारिश की वजह से कई जगह से हादसों की दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आ रही। सबसे भयानक तस्वीरें तो अजमेर से सामने आई और बाकी जगहों पर बादलों ने क्या हाल कर रखा है, देखिए इस रिपोर्ट में। राजस्थान में मानसून एक्टिव होने और बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन बढ़ने से राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश हुई है, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। राजस्थान के अजमेर, जोधपुर, नागौर, पाली, सिरोही, जालौर में बादलों का सतम जारी। अजमेर और टोंक में तो बाढ़ जैसे हालात हैं। सड़कें तालाब बन चुकी हैं। कई इलाकों में पानी भर गया है, जिससे आज के दिन यानी शनिवार को 6 जिलों कोटा, बारा, झालवाड़, अजमेर, बूंदी, राजसमंद और नागौर के स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। राजस्थान में मानसून के सीजन में अब तक औसत से 109% ज्यादा बरसात हो चुकी है। अजमेर में भारी बारिश की वजह से कई लोग बह गए। कुछ के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। अजमेर के रावली की तलहटी में रात मूसलाधार बारिश ने जल प्रलय जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। गलियों में पानी का बहाव इतना तेज है कि लोगों के साथ सामान भी बह जा रहा है। तेज बारिश के चलते शहर की गलियां झील में बदल गई। भारी बारिश की वजह से हादसे टोंक में भी हुए। चांदसिंहपुरा के पास 2 युवक पानी में बह गए। एक ने जैसे तैसे पेड़ पकड़कर जान बचाई, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। टोंक के मालपुरा में बारिश की वजह से नदी उफान पर है, जिससे कई ट्रक ड्राइवर सड़क पर फंस गए, जिनका एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। इसके साथ ही बादलों के कहर की वजह से कई सड़कें भी बंद हैं। राजस्थान में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, तो कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं, जिससे कई जगह हादसे हो रहे हैं, जिसमें पिछले 4 दिनों में अब तक 20 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे हालातों को देखते हुए फिलहाल राजस्थान के कई इलाकों में बाढ़ बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। और राजस्थान के बाद अब बात करते हैं बादलों से परेशान मध्य प्रदेश की, जहां कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। तो वहीं मौसम विभाग की रिपोर्ट के बाद कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। और पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश में बारिश से कहां पर क्या हालात हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। एमपी के 16 जिलों में बाढ़ का खतरा, 14 जिलों में बारिश का अलर्ट। एमपी के कई इलाके जलमग्न, डैम ओवरफ्लो हो रहा है। मध्य प्रदेश में मानसून ने समय से पहले पूरी ताकत से एंट्री मारी है। शनिवार को 14 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है और भारी बारिश का कहर बरप सकता है। भारी बारिश की वजह से कई इलाकों से डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि अब तक सामान्य से 74% अधिक बारिश दर्ज की जा चुकी है। ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा और शहडोल संभाग के जिलों में भारी बारिश के खतरे को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सतना और छतरपुर जैसे जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है। 16 जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, तो वहीं कुछ जिलों में आसमानी आफत की वजह से हादसों की भयानक तस्वीर सामने आ रही है। पन्ना में बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, लोग जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रीशियन और एक बुजुर्ग बह गए, जिनकी तलाश की जा रही है। एसडीआरएफ और पुलिस मिलकर सर्च ऑपरेशन चला रही है। रीवा में भी बारिश से हालात खराब हैं। भनिगवा में कल देर रात एक गर्भवती महिला का रेस्क्यू किया गया। महिला के साथ उसका पति और देखभाल कर रही आशा कार्यकर्ता भी फंसी हुई थी। दरअसल जहां महिला का घर था, वहां पहुंचने के लिए सड़क नहीं थी।
लगातार हुई बारिश से शहर के बाद ग्रामीण इलाकों में भी जलस्तर बढ़ गया है। दमोह से भी बारिश में हादसे की तस्वीर सामने आई है, जहां उफनते नाले में बाइक सहित युवक बह गया, लेकिन बड़ा हादसा होने से टल गया, क्योंकि जिस तरफ युवक और बाइक बही उस इलाके में गहराई कम थी और एक पेड़ से वो टकरा गया और फिर आसपास मौजूद लोगों ने उसे बचा लिया। सीहोर, जो राजधानी भोपाल से महज कुछ किलोमीटर दूर है, बारिश में वहां के सरकारी स्कूल का ये सीन देखिए, जो सरकारी दावों की पोल खोल रहा है। जबकि ये स्कूल किसी गांव का नहीं बल्कि शहर का है। चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़, स्कूल का मैदान दलदल में तब्दील हो गया है। एमपी को फिलहाल बादलों के कहर से राहत मिलने की उम्मीद तो नहीं दिख रही, क्योंकि मौसम विभाग की माने तो बारिश का सिलसिला जुलाई के अंत तक जारी रहेगा। तब तक प्रशासनिक लापरवाहियों की भी पोल खुलती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एमपी और राजस्थान के साथ ही उत्तर प्रदेश में भी बाढ़ बारिश से हालात खराब, क्योंकि पहाड़ों में बारिश, डैम खुलने से नदियां उफान पर हैं, जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। प्रशासन लोगों से नदी किनारे बसे लोगों से दूर रहने की अपील कर रहा है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ बारिश से खराब और हादसों की जो ताजा तस्वीरें आई हैं वो आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। यूपी में लगातार बारिश हो रही है, जिससे नदी नाले उफान पर हैं। 30 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि अब तक हुई बारिश से नदियां खतरे के निशान के करीब पहुंच गई हैं, जिससे अब नदियों के किनारे बसे इलाकों में पानी घुस चुका है। गंगा किनारे बसे वाराणसी की ये तस्वीरें देखिए, जहां सभी 84 घाट पूरी तरह बाढ़ में डूब गए। अब गंगा गलियों और घरों तक पहुंच चुकी है। वाराणसी में गंगा का विकराल रूप और भयावह होता जा रहा है, जिससे वरुणा के किनारे रहने वाले लोग भी अपने अपने घरों को छोड़कर ऊंचाई वाले स्थानों पर जा रहे हैं। 80 घाट पर पूजा करवाने वाले पुरोहित अब सड़क पर चौकी लगाकर पूजा करा रहे हैं। बाढ़ के बीच लोग घाट के गेट पर ही स्नान कर रहे हैं, जबकि प्रयागराज में भी गंगा यमुना का पानी मिलकर हाहाकार मचा रहा है। आसपास के 2 दर्जन से अधिक इलाके बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। जिस सड़क पर कुछ दिन पहले तक गाड़ियां फर्राटे भरती थीं, अब वहां नाव चल रही हैं। जरूरतों को पूरा करने के लिए लोग नाव के सहारे या फिर पानी के बीच से जान जोखिम में डालकर आने जाने को मजबूर हैं। मिर्जापुर में भी गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे घाट से आरती, स्नान और नाव संचालन बंद हो गया है। आसपास के लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। कानपुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, अब तेजी से खतरे के निशान की ओर बढ़ रही है। हरिद्वार और नरौरा बैराज से बड़े पैमाने पर पानी छोड़े जाने के चलते गंगा बैराज के सभी गेट खोल दिए गए हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से पकड़े गए धर्मांतरण रैकेट के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर की, जिसके इस रैकेट का लाहौर कनेक्शन भी सामने आ रहा है। दरअसल छांगुर ने धर्मांतरण के धंधे को आगे बढ़ाने के लिए एक किताब छपवाई थी। इस किताब को भारत नेपाल बॉर्डर पर मौजूद हर गांव तक पहुंचाने का टारगेट रखा गया था। छांगुर की इस किताब में क्या क्या लिखा था और इसका लाहौर से क्या कनेक्शन है, देखिए इस रिपोर्ट में। जी न्यूज पर छांगुर का जहरीला मैनिफेस्टो, धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर का लाहौर कनेक्शन। धर्मांतरण के सरगना छांगुर को लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पहले धर्मांतरण वाली साजिश का खुलासा, फिर उससे जुटाई हुई अकूत संपत्ति, धर्मांतरण के लिए विदेशी फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और अब छांगुर की छपाई गई किताब पर खुलासा। यह दिखाता है कि छांगुर किस कदर धर्मांतरण का मायाजाल बिछा रहा था। दरअसल छांगुर धर्मांतरण के धंधे को आगे बढ़ाने के लिए किताब छपवा रहा था। किताब में इस्लाम कबूल करने के बारे में जानकारी दी गई थी। किताब में लिखा गया था, अल्लाह इस्लाम कबूल करने वालों को जन्नत में बेहतरीन घर देने का वादा किया है। पाक इरादे से इस्लाम कबूल करना दुनिया की सारी दौलत से बेहतर है। आपका ये जन्म इस मुल्क में गज़वाए हिंद के मकसद के लिए हुआ है। इस्लामिक शरिया ही हमारे इन सारे दुखों का आखिरी रास्ता है। छांगुर इन्हीं सब दाव पेच के जरिए गरीब और दलित परिवार के लोगों को बरगलाता था, उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए लालच देता था। धर्मांतरण मामले में जब जांच आगे बढ़ी तो और भी चौंकाने वाले खुलासे हुए। दरअसल छांगुर की ये किताब उसकी अपनी नहीं थी, बल्कि लाहौर पब्लिकेशन में छपी एक किताब का कुछ अंश है, जिसे छांगुर अपनी किताब बताकर लोगों को देता था। छांगुर और रशीद ने जांच एजेंसियों को किताब के बारे में बताया कि छांगुर की किताब में धर्मांतरण की बात छपवाई गई थी।
इसका मकसद केवल इस्लाम का प्रचार प्रसार कर गरीबों को फंसाना था। किताब को नेपाल भारत बॉर्डर पर हर गांव तक पहुंचाना लक्ष्य था। ये वही इलाका है जहां छांगुर ने ईसाई मिशनरियों के जरिए गरीब परिवार का डेटा जुटाया था और टारगेटेड लोगों के घरों में किताब भेजता था। यूपी एटीएस को ये पता चला है कि छांगुर का गाजी रशीद तमाम किताबें बांट रहा था जो छांगुर के जरिए छपवाई गई थी। ये किताब लाहौर पब्लिकेशन की कॉपी की गई थी और इसमें धर्मांतरण को लेकर इस्लाम कबूल करने की बातें लिखी गई थी। ऐसे में रशीद नेपाल बॉर्डर से सटे हुए तमाम जिलों में इन किताबों को युवाओं के बीच बांट रहा था। ये सब कुछ छांगुर के माया जाल का ही हिस्सा है। फिलहाल जांच एजेंसियां पूरे मामले में हर एंगल से तफ्तीश कर रही हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में छांगुर पर और भी खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इंग्लैंड में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स चल रही है। बर्मिंघम में भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ी एक साथ मैच खेलते हुए दिखाई देंगे। जिन्हें आपने क्रिकेट का लीजेंड बनाया, दशकों तक सिराखों पर बिठाया, वो कल आपको पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी के साथ दिखेंगे। सवाल उठ रहे हैं कि पहले पहलगाम या पहले पाकिस्तान? क्या देश से बड़ा है पैसा? और क्या पहलगाम का बदला जरूरी है या फिर पाकिस्तान से खेल? जी न्यूज इस पर बड़ी मुहिम चला रहा है। युवराज, हरभजन, रैना, पठान और उथप्पा, इनका शौक देखिए, इनके चेहरे की चमक देखिए। पाकिस्तान के साथ ये मैच खेलने इंग्लैंड के एडबेस्टन पहुंच चुके हैं। तैयारी जारी है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स का दूसरा सीजन कल खेला जाना है। भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ी एक मैदान पर होंगे। यूसुफ पठान को देखिए, ये ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत के स्टैंड दुनिया को बताने के लिए भारत सरकार के डेलीगेशन टीम में शामिल नहीं हुए थे। अब पठान साहब पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ मैच खेलेंगे। लेकिन इस मैच से पहले देश गुस्से में है। करोड़ों भारतीयों का सवाल है, पहलगाम या पाकिस्तान? ये सवाल क्यों खड़ा हो रहा है? इसे समझने के लिए सिर्फ 3 महीने पहले की इन तस्वीरों को याद कीजिए। 22 अप्रैल को पहलगाम की बैसरन घाटी में पाकिस्तानी आतंकियों ने निर्दोष और मासूम भारतीयों के साथ खूनी खेल खेला। हथियारबंद पाकिस्तानी आतंकियों ने बैसरन घाटी में छुट्टी मनाने पहुंचे लोगों से पहले मजहब पूछा, फिर उनकी बर्बरता से हत्या कर दी। इस नरसंहार में भारत की जो बेटियां बेवा हुई, अभी तो उनके आंसू तक नहीं सूखे। जिस पाकिस्तान की जमीन से 26 भारतीयों के हत्यारे आए, उसी पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के साथ मैच कहां तक जायज? ये खिलाड़ी पहलगाम हमले के पीड़ितों को क्या मुंह दिखाएंगे?